बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। क्लास की नॉर्मल ड्रिल तो आपको पता है, आपको ना बात करते रहना, माइक वगैरह आपके ऑन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हमने अपना फर्स्ट लेक्चर लिया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, तो मैंने आपको बताया था कि हीट क्या है, एक एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है। और कैसा तरीका? नॉन मैकेनिकल तरीका, ठीक है। जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आपके साथ डिस्कस किया था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो इस डायग्राम में दिखाई गई है, कि लेट्स से जो बॉडी ए है ये हॉटर बॉडी है, हायर टेम्परेचर पर है, राइट। इसका टेम्परेचर आप θ1 कंसीडर कर लो, इसका θ2 कर लो, ठीक है। जब हमने इन दोनों बॉडीज को इंटरेक्ट होने का मौका दिया, इंटरेक्ट करा इन्होंने, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी हैव कि जो टेम्परेचर है दोनों बॉडीज का सेम हो गया। और देखो, ये वाला कलर ना तो रेड है ना ब्लू है, यानी कि ना तो टेम्परेचर θ1 है ना θ2 है। और आपको पता है कि जो टेम्परेचर है ये θ2 से ज्यादा और θ1 से कम होगा। बोलो बेटा, इस चीज में किसी को कोई इश्यू? नो मैम। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के वेज, कितने वेज से हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो बेटा हीट ट्रांसफर करने के वी हैव 3 वेज, ठीक है। फर्स्ट इज कंडक्शन, राइट। द अदर वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन, ठीक है। मोस्टली बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया रहता है इन तीनों चीजों को लेमन लैंग्वेज में समझाने का। आप कोशिश करो कि आपको उससे समझ में आए, तो वी विल डू समथिंग एल्स। ये देखो, एक रो में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन बनी हुई है। अब हमारा टारगेट क्या है कि एक बॉल है जो इस वाले बच्चे के पास है, फर्स्ट वाले बच्चे के पास, ठीक है। हमको क्या करना है, ये बॉल लास्ट वाले को देनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस चीज को करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ये वाली बॉल इसको दी जाए, ये वाला अपने से पीछे वाले को ऐसे कर करके बॉल जाए लास्ट तक। फर्स्ट वे ये है। सेकेंड वे क्या है कि ये जो बच्चा है, फर्स्ट बच्चा, ये उठ के जाए और इसके हाथ में बॉल दे दे, ठीक है। थर्ड तरीका क्या है कि ये बच्चा इस बॉल को उछाल दे और ये वाला बच्चा कैच कर ले, राइट। 3 वेज है, बोलो। यस मैम। यस सर। ठीक है। अभी जो कंडक्शन है ना, ये वो वाला तरीका है जिसमें हर एक मॉलिक्यूल, हर एक बच्चा बॉल ट्रांसफर कर रहा है अपने से अगले वाले को, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं, कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूलर कोलिजन्स के बेसिस पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है। एक सेकेंड, ओके, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, ठीक है। अब जहां पर पहला वाला बच्चा उठकर गया था दूसरे वाले बच्चे को, लास्ट वाले बच्चे को बॉल देने, उसमें क्या हुआ था, एक्चुअल मूवमेंट हुआ था। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर करने के लिए। और जो थर्ड केस है ये है रेडिएशन, जहां पे डायरेक्ट हीट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट बॉल फर्स्ट वाले से लास्ट वाले को ट्रांसफर हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। कन्वेक्शन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंडक्शन इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। और रेडिएशन बहुत नया भी आपको, ओके मुकुल, मतलब आपको बहुत मजा आएगा रेडिएशन जब हम पढ़ेंगे। आज हम कंडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको बताया थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, ड्यू टू मॉलिक्यूल कोलिजन हीट ट्रांसफर्स, ठीक है। हीट कैसे ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की वजह से। अब एक बात मुझे बताओ, सॉलिड लिक्विड, देखो गैस में तो ये चीज होना मुश्किल है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। सॉलिड और लिक्विड में से किस में कोलिजन्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे? सॉलिड। मैम सॉलिड में। वेरी मैम गुड, सॉलिड्स में। बिल्कुल, क्योंकि बहुत रिजिड है वो अपनी पोजीशन पर, बहुत टाइटली बाउंडेड है, तो बहुत मस्त कोलिजन करेंगे वो अपनी मेन पोजीशन पे। तो इसी वजह से हम लोग जो आज पढ़ेंगे ना, या जो आगे भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स,
ठीक है। और ये पढ़ने से पहले मुझे आपको दो बातें बतानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स मूव टू दैट। एक है स्टडी स्टेट और एक है वेरिएबल स्टेट। देखो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड पे टेम्परेचर डिफरेंस है, पहला यहाँ पे T1 मान लो, यहाँ T2 मान लो, और मैंने आपको बोला कि चलो T1 ज्यादा है T2 से। देखो आपको इस बात की तो फील है ना कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तभी हीट का ट्रांसफर होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है तो हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है, कोई बात ही नहीं है ना। हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। यस मैम। ठीक है। अब ये वाला जो रॉड है ना, इसकी इस एंड को मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हीट दिया इसको। तो मैंने क्या देखा, इनिशियली इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेट्स से इधर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से टेम्परेचर था, ठीक है। हम हीट लगातार देते रहे, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ उस वाले एंड को जिस पे टेम्परेचर मैंने T1 मार्क किया है, ठीक है। कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा, इन द सेम रॉड जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, देखो हीट अभी भी जा रही है, हीट हमने नहीं देनी छोड़ी इसको, ये हीट हम भेज रहे हैं। जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, लेट्स से वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 20 डिग्री वाला लेट्स से 35 डिग्री हो गया, कुछ भी मान लो, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट हो गया हीट का। यहाँ 25 डिग्री आ गया, एंड लेट्स से लास्ट वाला हो गया मेरा 19 डिग्री, ठीक है। इस तरह से टेम्परेचर बढ़ गया, ओके। हमने अभी भी हीट देना बंद नहीं किया। कुछ टाइम बाद मैंने फिर रॉड को एनालाइज किया, और मुझे क्या पता चला, एक सेकेंड, यानी सर्कल नहीं बनेगा आज। अभी भी हम इस एंड को क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने देखा कि 60 डिग्री वाला जो था ना, उसका टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री हो गया। 35 वाले का बढ़ के लेट्स से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 25 वाले का 50 डिग्री पे पहुंच गया, और लेट्स से 19 वाले का 40 डिग्री आ गया, ठीक है। ओके, हीट तो हम अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अभी वाली ऑब्जर्वेशन बड़ी मजेदार है, और वो इसलिए कि आप कॉन्टिन्यूसली हीट दे रहे हो, उसके बावजूद भी अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अभी जिस पॉइंट पे जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर है, ठीक है। तो बेटा ये वाली स्टेट जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, समय के साथ चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है। और जहां पे विद टाइम टेम्परेचर चेंज कर रहा है, अपने वैल्यूज को वेरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। बेटा क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो अब से हम जो भी कंडक्टर पढ़ेंगे, जो भी सॉलिड पढ़ेंगे, वो हम कैसा पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम इस स्टेट को इतना स्टडी करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मैं स्टेडी स्टेट को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आई थिंक ऐसे एक्सप्रेस हो सकता है ना, कि विद द टाइम टेम्परेचर चेंज ना हो, या आप क्या बोल सकते हो कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ जाए तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, राइट? Yes. ये है। यस और मैम। एक चीज, हाँ बिल्कुल बेटा, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको चाहती हूँ, आपको मतलब मैं जानना चाहती हूँ आपको फील है इस चीज का कि नहीं, ये वाली चीज कि विद पोजिशन टाइम कैन बी डिफरेंट, वो सॉरी टेम्परेचर कुड बी डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, बट पॉइंट क्या है कि विद द टाइम वो चीज चेंज ना हो, है ना। जैसे कि इस रॉड पे देखो, इस वाले पॉइंट पे 100 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, बट विद द टाइम इस पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इज इट ओके? फील आ गई इस इक्वेशन का? Yes, ma'am. यस मैम। इन सब के अलावा जो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है वो ये है, पहले मैं लिखती हूँ फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। अमाउंट ऑफ हीट passing through each cross section is same। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? कब की बात करें? स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। यस मैम। सबको आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. देखो आ गई, बहुत अच्छी बात है, फिर भी एक बार बता दूं क्योंकि 3-4 बच्चों की आवाज आई है। देखो
सपोज यहाँ पे आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। अब बेटा अगर ये 100 सेंटीग्रेड वाला क्रॉस सेक्शन कोई हीट एब्जॉर्ब करता या कोई हीट रिलीज करता तो आपको टेम्परेचर चेंज में फर्क दिखता ना, मतलब टेम्परेचर चेंज दिखता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम टेम्परेचर है। तो यानी कि इसने क्या करा, सेम अमाउंट ऑफ हीट आगे पास कर दिया। ठीक है, फिर आप इस वाले को देखो, इसने भी ना तो कोई अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया ना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से करते 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 हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट बाहर हो जाती है। इज दैट ओके नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फ्रेंड्स, ओके एवरीवन, चलो। वेरिएबल स्टेट शुभम जब तक होगा जब तक आप हीट प्रोवाइड कराते रहोगे और टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। जिस पॉइंट पे हीट प्रोवाइड कराने के बावजूद भी टेम्परेचर चेंज ना, दैट इज स्टेडी स्टेट। फाइन, ओके। वी हैव अ रॉड हियर। ओके बेटा, अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ जाओगे ना कि रॉड स्टेडी स्टेट में है। Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes. ठीक है। ये रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, और यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, प्रोवाइडिंग T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, और क्या चीज है, मैंने T टाइम के लिए इसमें हीट पास कराई है, लेट्स से Q। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना एरिया के। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट चली जाएगी उसके अंदर। जितना ज्यादा टाइम तक आप हीट पास कराते रहोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंटर करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट जाएगा, राइट। और बेटा जितना ज्यादा लंबा रॉड होगा उतना कम अमाउंट ऑफ हीट जाएगा। इज दैट ओके? ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ लिखी है, ओके, वो सारी ही एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करे गए और ये रिजल्ट्स निकाले गए। ठीक है, इन्हें बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। इज दैट ओके? अब इनको मैं एक जगह क्लब करके लिख लेती हूँ, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। बताओ, सही दिख रहा है? Yes, ma'am. अब आप लोगों को पता है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो बेटा वो कांस्टेंट है ये, बोल्ट्जमैन कौन? ना ना ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है ये, वो अलग चीज है, आएगी बहुत जल्दी अभी। जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा ना तो अपन ऐसे लिखेंगे उसको, स्मॉल के से। ये जो कैपिटल के है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बोलो, इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फिर बच्चों फटाफट से इसकी यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी इसकी, बोलो। Watt meter degree Celsius. गुड, वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। देखो यहाँ पर क्यू है, हमें के का यूनिट चाहिए, तो सारा हम एक काम करते हैं, के का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। ये देखो, आप के का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, Q इंटू एल ओवर A इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू टाइम। अब बताओ, जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होगा और एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि नीचे 1 मीटर बचेगा, राइट। चेंज इन टेम्परेचर कोई टेम्परेचर की यूनिट में होगा और टाइम सेकंड्स में जाएगा, और इधर आएगा हमारे पास जूल। इज दैट ओके? Yes, ma'am. बोलो बेटा। और ये जो जूल पर सेकंड है अपने को पता है दिस इज वॉट। फाइन, तो ये भी एक यूनिट है। बाकी आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर अगर केल्विन में देखा तो आप केल्विन पुट कर दोगे, फ़ारेनहाइट में देखा तो फ़ारेनहाइट में कर दोगे। ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बेटा ये जो के का वैल्यू है ना, ये मटेरियल डिपेंडेंट है, यानी कि आपने अगर मटेरियल चेंज किया तो के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसे मटेरियल डिपेंडेंट बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है,
चलो ये वाला क्वेश्चन बता दो क्या है आंसर। ओके मुकुल। मैम सेकंड ऑप्शन। मैम बी। और मैम बी। बताओ। मैम Okay. बी। सी। मैम बी। मैं सही बता रही हूँ, मैं तुम्हें से मैम सी। मैम Thank सी you. होगा। देखो जूल पर सेकंड बेटा वॉट ही तो है, बोथ ए एंड बी आएगा कि नहीं। मैम जे तो देख ही नहीं रहा था इसमें। देखो ये रहा, अभी अभी देखा, अभी कंप्यूटर में जो फॉन्ट सेलेक्ट किया उसमें जे ऐसे ही आएगा। दिस इज जूल पर सेकंड। ठीक है चलो। हीट करंट बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो बेटा इसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एक बात मुझे बताओ, ऐसा कुछ आपने कहीं पढ़ा है हीट की जगह अगर एनर्जी लिख दूं तो कुछ कुछ आता है, कुछ अलग टर्म आती है क्या, कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी आती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है मैम करंट। ना। मैम पावर। थैंक यू, पावर होती है ना। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो वॉट है। ठीक है। अब एक बात बताओ, फिजिक्स में कहीं भी रेट लिखा हो, ठीक है, 99% केसेस में इसका मतलब होता है अपॉन टाइम। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट बोला है उसका अपॉन टाइम। ठीक है। ध्यान करो, वेलोसिटी क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। ठीक है। तो 99% में रेट का मतलब अपॉन टाइम होता है। जब कभी नहीं होगा ये मतलब तो वो आपको बताएगा कि बकायदा कि किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊं तो आपको हीट का फॉर्मूला मिलेगा Q बाय T। इज दैट ओके। यस मैम। अभी आपने एक सुंदर सा फॉर्मूला पढ़ा है Q का, ये। ठीक है। एक बात मुझे बताओ, इस T को मैं Q के साथ भेज दूं नीचे तो ये बन जाएगा ना, है ना। और यही क्या है, हीट करंट। बेटा हीट करंट जो टर्म है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये हीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम हीट करंट का ज्यादा यूज करेंगे बजाय हीट के। इज दैट ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको इसको ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखोगे। यस मैम। हाँ जी बेटा, ये तो हम कितने लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि क्यू हीट है, क्यू को हीट मतलब हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ बोला है अ कॉपर ऑफ क्यूब, ना ना, दिस इज अ कॉपर क्यूब of side 10 centimeter, temperature of 2 end is 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, आपसे रेट ऑफ हीट फ्लो पूछा है। ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 1922 और 1924 तक का आपके पास टाइम है। और बेटा आपको नोट्स के और वीडियोस का इशू आ रहा था ना, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही थी, तो लाइक 2 दिन में आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई गेस 2 दिन में अपलोड हो जाएंगी वीडियोस। तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ही। 4 into 10 to the power 6। इस तन्वी का आया है राइट। यस मैम। बेटा इसके आगे यूनिट भी बोलो। वॉट। ओके। मैम सेम आंसर मेरा है। निशा का राइट। यस मैम। मैम मेरा भी यही है।
अंकिता, यस मैम। ओके यही आया है मैम अंकिता मेरा भी और यही है। मैम मेरा भी अंकिता, अंकिता, निशा, आरती और आर्यन, राइट? यस मैम। बाकी संध्या, यस मैम। आपका क्या आ रहा है बेटा? मैम मेरा डिफरेंट आ रहा है। कोई नहीं, बताओ। 3850। ओके, शुभम का भी आया है, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, शुभम एंड संध्या। संध्या का क्या आया है? 3। मैम 3850। और शुभम का आया 3.6 इंटू 10⁵, राइट? ठीक है। नेहा का आया है 2400। ओके, मैम 4 into 10⁻⁷। ओके। मुकुल का आया, राइट? मैम मेरा भी अलग है। बेटा आपका नाम, एक बार नाम क्या आ रहा है आपका, नाम बोलो फिर से। अंशिका, राइट? यस मैम। ओके, अंशिका का क्या आ रहा है? मैम 3.7 into 10⁴। तुम लोग को ऐसा थोड़ा सा डिकोड कर पाते हो मेरी स्माइल को, ऐसे कि गलत हो कि सही हो, कुछ ऐसा फील आता है? यस मैम। आपको क्या फील आ रहा है? मीनाक्षी का 4 into 10⁷। किसी और, मुकुल का भी आ रहा था, एक मिनट रुको। मैम 4 into 10⁻3। ज्योति, राइट? यस मैम। ठीक है, चलो सबने आंसर्स दिए। सबसे पहली बात तो थैंक यू, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इट इज अ बिग थिंग, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग सामूहिक बैच हो और हमेशा रहोगे, मुझे बड़ा ही मजा आता है, ठीक है। ज्योति के अलावा सभी के गलत आ रहे हैं आंसर्स। अभी हम देखते हैं कि हम कहाँ गलत हुए, ठीक है। देखो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, हीट करंट इज इक्वल्स टू के ए चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ, ठीक है। अब एक बार मुझे बताओ, ये जो के दे रखा है ये 400 वॉट पर मीटर पर सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यानी कि मुझे जो मेरे जितनी भी बाकी वैल्यूज है वो इसी में लानी पड़ेंगी, या फिर इसको यूनिट बाकी वैल्यूज में कन्वर्जन नहीं चेंज करो। किया। हाँ जी, ठीक है। तो मीटर में लिखते हैं 10 सेंटीमीटर दिया है बेटा, स्क्वायर क्यूब का मतलब जब हम एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा ना, साइड का स्क्वायर 10 into 100, 10 into 100, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 100 क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर, ये बताओ 100 से 0 में कितना है? 100 है, राइट। और हमारे पास दूसरी चीज क्या है? लेंथ। अब लेंथ के केस में नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर 100 चला जाएगा, इज दैट ओके? क्योंकि सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है। मैम क्यूब का एरिया 6 बेटा, वो अलग हो गया ना, सरफेस एरिया टाइप आ गया। तो 6 स्क्वायर नहीं लेना। नहीं नहीं, क्रॉस सेक्शन तो एक स्क्वायर ही आएगा ना, एक क्या था? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक क्यूब का आप ऐसे ऐसे काटोगे तो एक स्क्वायर चाहिए ना, एक स्क्वायर लैमिना टाइप आएगा। देखो 100 से 100 कैंसिल, इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल, ये वाला 10 से ये वाला 10 कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद 4000 वॉट या 4 into 10⁵, ठीक है। आई गेस सबने यूनिट कन्वर्जन में ये दिक्कत करी होगी, है ना मैम यस चलो। मैम। चलिए अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोला है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपके बाद तुम्हारी कोई क्लास है 8 बजे के बाद? यस मैम 8:15 नो पे है। मैम। 15 वाली। 15। चलो जल्दी से खत्म करते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लास्ट वाला। ये बताओ, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमने पहले एक रॉड ली फर्स्ट केस में, जिसमें हमने टेम्परेचर एक एंड पे 100 डिग्री, दूसरे एंड पे आइस रख के 0 डिग्री कर दिया, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के है और लेंथ x है। जब इसमें हमने हीट पास कराई t टाइम के लिए, तो जो आइस थी ना उसमें से m1 मास की आइस पिघल गई, ठीक है। m1 जो मास था आइस का वो मेल्ट हो गया। सेकेंड केस में हमने रॉड चेंज कर दी अंडर द सेम कंडीशन, मतलब टेम्परेचर तो दोनों एंड्स पे वही है, हीट फ्लो भी हमने सेम टाइम के लिए कराई, लेकिन रॉड चेंज कर दी। इस बार जो रॉड है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2k है और लेंथ 4x है। इस बार जो मास मेल्ट हुआ है इसका दैट इज m2, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है m1 by m2 बता दो।
हाँ ज्योति बताओ बेटा। ओके, निशा का आंसर आया है सी। एक मिनट एक मिनट, निशा एंड अंशिका। अरे माइक ऑन करके तुम मुझे बता दिया करो, ठीक है? चैट वगैरह का ऐसे ही मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है कि कौन कौन बोल रहा है। हाँ ज्योति, आप कुछ पूछ रहे हो या बता रहे हो? नो मैम, ऐसे ही ओके हो गया था। ओके। हाँ 1929 को बताया था मैंने आपको क्वेश्चन, और 1931 तक का टाइम था। जल्दी बताओ। सॉरी। दो बच्चों के जवाब आए हैं अभी तक, बाकी बताओ। मैम सी। सी। ओके, ज्योति का भी सी आया है। मुकुल का डी आया है। मैम सी। आरती का सी आया। मैम सी। अंकिता मैम का सी आया। क्या बेटा, क्या बोला, कौन बोला? मैम सी। आर्यन का सी आया है। शुभम का भी सी आया है। आपकी सरकास्टिक स्माइल। नहीं, sarcastic नहीं है। बाकी और? तन्वी का डी आया है। ओके ठीक है। अब एक बात बताओ। मैम गलत है। ओके, अब तुम इस फाइल डिकोड करने लगे हो। अब मुझे एक बात बताओ। क्या है इसका आंसर? ए। ओके, ज्योति ने अब ए पे आ गई है, ठीक है? चलो यहाँ से हटा देते हैं। देखो, सी और डी ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जो आप देखते ही हटा दो कि ये नहीं हो सकते। और वो मैं बताती हूँ कैसे। ऑप्शंस के साथ खेलना सीखो। एक बार बताओ, इस वाले केस में लेंथ 4 टाइम्स हो गई है। आपको पता है कि Q जो है, अमाउंट ऑफ हीट, वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? अगर आप कहोगे यहाँ पे भी कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट है वो भी तो ट्वाइस हुआ है, लेकिन नेट में 1/2 का फैक्टर आया वन अमाउंट ऑफ हीट के सामने। जब हीट आधी हो गई है तो जो M2 है वो तो कम होगा ना। तो M1/M2 में 4 और 2 तो आ ही नहीं सकते। बोलो। यस मैम। तो ये वो Yes. दो यस ऑप्शन है जो आपको देखते ही हटाने थे। मैम हाँ जी। मैम एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैंने ये बोला कि जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि हमने एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग क्या देखी थी। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग में हमारे पास ये था कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ रॉड की। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड पहले वाले केस के 4 टाइम्स है, ठीक है? अब आपको भाई कंडक्टिविटी भी तो डबल हुई है। चलो कंडक्टिविटी डबल हुई, नेट जो फैक्टर आया वो क्या आया? 1/2 का आया ना। कंडक्टिविटी डबल तो हीट भी डबल हुई होगी, लेकिन लेंथ भी तो 4 टाइम्स बढ़ गई ना। तो 1/4 नीचे हुआ ना, समझ रहे हो ना? 2/4 तो 1/2 का फैक्टर आएगा नहीं आएगा? तो बेटा जब अमाउंट ऑफ हीट आधा होगा तो ये M2 आपको मतलब दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि M1 ज्यादा होगा। जब हीट कम पहुंचेगी तो कम अमाउंट ऑफ आइस पिघलेगी, राइट? तो ये दो ऑप्शन तो आपको देखते ही हटाने थे, ठीक है? अब देखते हैं करना कैसे था। एक बात मुझे बताओ, फर्स्ट केस के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो के का वैल्यू के ही है, एरिया दोनों तरफ सेम है मतलब दोनों रॉड्स में, और टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है। लेंथ यहाँ पर x है, ठीक है? अब यही चीज हम सेकंड रॉड के लिए देखते हैं। ट्वाइस आ गया एरिया, और ये लेंथ कितनी थी? 4 टाइम्स, ठीक है? आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा के ए चेंज इन टेम्परेचर, यस यस, और यहाँ पे आ गया x, ठीक है? बेटा एक बात बताओ मुझे, ये हाफ ऑफ H1 है ना? आप H1/H2 का रेशियो निकालोगे, यस निशा, H1/H2 का रेशियो निकालोगे तो आएगा 2/1। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा? जब आप H और M में रिलेशन निकाल पाओगे। तो एक बात मुझे बताओ, H क्या था? Q/T था ना?
और मैंने आपको बताया जब भी फेस चेंज होता है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यहां से हमें पता चल रहा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, हीट करंट, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो इनके रेशियोज भी बराबर होंगे और इसलिए 2:1 आ गया। इज इट ओके? सो बी आपका आंसर है, ठीक। बताओ, बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यस ओके मैम। ओके बेटा, ओके ओके नहीं, चलिए। देखो एक मैंने आपके लिए स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है तब आप क्या कंसिडर करोगे कि आप इंस्टेंटेनियस वाले केसेस में चले जाओ। इंस्टेंटेनियस वाली चीजों के जो साथ हम डील करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग, तो जब इंस्टेंटेनियस को हम डील करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि छोटे से टाइम के लिए वो सारी चीजें कांस्टेंट है। जब छोटे से टाइम के लिए चीजें कांस्टेंट हो जाती है तो आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो आपने यूनिफॉर्म चीजों के लिए करा था। याद करो हमने ये चीजें कब पढ़ी होंगी, आपने चीज चैप्टर 3, चैप्टर 4 इनमें पढ़ी होंगी, जो आपने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये सब पढ़ा होगा, राइट? ऐसे ही करते थे ना? यस मैम। तो Yes, ये ma'am. वाले फॉर्मूले आप कर सकते हो, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में जैसी भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट कर दो, फाइन। बस एक चीज थी मैं बता दूं कि इनकेस अगर क्वेश्चन आए तो आप डील कर पाओ। चलो एक बात मुझे बताओ, ये ग्रेडियंट आप आज पहली बार सुन रहे हो या आपने पहले भी कभी पढ़ा है? मैम ग्रेडियंट पहले भी सुना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा होगा ना अभी, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ा Yes, होगा ma'am. आपने। यस मैम। Yes, ma'am. तो बिल्कुल, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज ग्रेडियंट। प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं लोग, चलो मुकुल आगे कर दूं। Yes, ma'am. ओके एक सेकेंड। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ग्रेडियंट का वैसे मतलब क्या होता है। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज पर यूनिट लेंथ, दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है। आप इसे आगे 12th में भी पढ़ोगे, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ, वो उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहलाएगा। आपने ध्यान करो वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ ना, डीवी बाई डीजी पढ़ा होगा आपने आई गेस, ठीक है। दैट इज ग्रेडियंट। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यानी कि क्या हो जाएगा dt ओवर dn। इज दैट कूल? यस मैम। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, हम एक रॉड लेते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर सपोज इस एंड को A बोलूं, इस एंड को B बोलूं, यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेट्स से यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप A से B मूव कर रहे हो, ठीक है, आप A से B मूव कर रहे हो। एक बात मुझे बताओ, A से B मूव करने पे टेम्परेचर लेंथ के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? मैम डिक्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आप इसका कहीं भी किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, दिस इज थीटा। बेटा ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है ना, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो हम कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। Yes, ma'am. यस मैम। टेन थीटा नेगेटिव मतलब कि स्लोप नेगेटिव, और बेटा स्लोप नेगेटिव, स्लोप क्या होगी इसकी, dt बाई dn, है ना। यानी कि A से B मूव करने पे टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है, और होना भी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या बताता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इंफॉर्मेशन क्लियर हुई? अब यही चीज अगर कोई B से A देखना चाहे, क्योंकि गलत तो नहीं होगा B से A देखना भी, तभी क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। गुड।
तो बस यही सेम ड्रिल आप लगा दोगे। यहाँ पे जो थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि dt by dl इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन केस अगर आपने दिमाग में ये बात बना ली है कि टेम्परेचर लेंथ के साथ लीनियरली ही वेरी करेगा, क्योंकि जो दोनों ग्राफ है ये यही शो कर रहे हैं कि टेम्परेचर लेंथ के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। बट बेटा ये नहीं है, सिर्फ हमारे सिलेबस में ये एक अजम्पशन है, ठीक है, ताकि चीजें इजी रहे, डील कर पाए। हम लाइन के स्लोप को डील कर लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए। वरना एक बात आप ध्यान रखो कि टेम्परेचर कैन वेरी नॉन लीनियरली, ठीक है, विथ लेंथ, और यूजुअली नॉन लीनियरली ही वेरी करता है, ठीक है। लीनियरली भी कर सकता है, बट ये हमने सिर्फ एक अजम्पशन मानी है अपने सिलेबस में। इज दैट कूल? आगे Yes, चलो, ma'am. ठीक है। देखो आज आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़कर आए हो। आज उसका यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट निकालते हैं हीट में। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है ना सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, है ना? अपने पास हीट में हीट करंट है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ, पढ़ा है ऐसा? यस मैम। Yes, ma'am. हीट, ओके, हीट करंट होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा सा होता है जिसमें ये आर क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब आई के कॉरेस्पॉन्डिंग एच रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंस रख दो, और आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको थर्मल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, थर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, आपने अभी H का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि H इज इक्वल्स टू के ए चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। एक बात मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, L बाई के ए? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इस वाली को और इसको कंपेयर करो, तो आपको मिल जाएगा थर्मल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू L बाई के ए, राइट? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर ना? Yes, ma'am. चलिए, तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, है ना? वहां पे आपने क्या देखा Yes, होगा, जब ma'am. दो रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा तो पहले फोटो बनता है, दिस इज R1, दिस इज R2, यहां से आई करंट, तो यहाँ भी आई करंट और यहाँ भी आई करंट, है ना? यानी कि करंट क्या होता है? सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो बराबर होता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के। ऐसा ही पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. ये लो नेहा, हो गया मैम। ओके। हाँ, तो ये सबको याद है कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सब पढ़ा था। यस मैम। अभी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे रॉड्स के लिए, कंडक्टर को। देखो मैंने दो कंडक्टर लिए, एक लिया ये, ठीक है, और लेट्स से एक दूसरा ले लिया कंडक्टर। ये सारी ड्राइंग में बस अभी पहले डायग्राम में करके दिखा रही हूँ, आगे नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? आगे तो आपको फील आ जाएगा। अब देखो मैंने इनको एंड टू एंड कनेक्ट करा है ना, ये वाला, तो यानी कि यहाँ पे एरिया सेम होता है दोनों रॉड्स का, ठीक है। लेट्स से इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, ओके। यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, एंड प्रोवाइडिंग कि T1 इज ग्रेटर देन T2। और बेटा ये वाला जो कॉमन वाला है यहाँ पे टेम्परेचर थीटा, इस थीटा को बोलते हैं जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है।
इज इट ओके? Yes, ma'am. ma'am. यहाँ Yes, से ma'am. आपने यहाँ से आपने H1 करंट, हीट करंट दिया, यहाँ पे लेट्स से H2 आया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं एक इसका इक्विवेलेंट डायग्राम और बना लूं, एक कोई दूसरी रॉड लूं जो इस रॉड के इक्विवेलेंट हो। तो सबसे पहले यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2, और ये रॉड का लेंथ L1 प्लस L2, ठीक है। इसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K इक्विवेलेंट। इज दैट कूल? और यहाँ से करंट जा रहा है H, और बेटा इसका एरिया भी है A। ये सारी बातें क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। देखो H1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। ऐसे लिख सकते हैं ना, H1 इज इक्वल टू डेल्टा T बाई RTH1। Yes, ma'am. ठीक है, यहां से मैं ये जो चेंज इन टेम्परेचर, देखो फर्स्ट रॉड के लिए T1 माइनस थीटा होगा ना, यानी कि T1 माइनस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आप H2 भी लिख सकते हो। बेटा कहीं भी कोई डाउट है तो लेट मी नो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डाउट आना इज वेरी नेचुरल। यहाँ पे 2 है। अब देखो सेकंड रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? थीटा माइनस T2, है ना? तभी हीट ट्रांसफर हो पा रही है। देखो हीट का मैंने क्या बनाया, ऐसे एरो बनाया ना। हीट कहां से ट्रांसफर होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस रखते वक्त ये बात ध्यान रखना। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इज दैट कूल? मैम एक बार और बता दूं। सर मैम ये डेल्टा टी प्राइम कहाँ से आ गया? हाँ बता दे। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्रेशन बताई थी ना हीट करंट की, राइट? Yes, ma'am. तो देखो मैंने वही चीज रखी है, बस थीटा की जगह टी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेसिस्टेंस को बता रहा है। ये वाली बात क्लियर है अपने को? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, रॉड 1 ये है, रॉड 2 ये है, ठीक है। अब इस रॉड 1 के लिए दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस थीटा ना। Yes, ma'am. और रॉड 2 के लिए थीटा माइनस T2 है ना। Yes. Yes, ma'am. दोनों टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, इसलिए मैंने एक को डेल्टा टी से बता दिया, एक को डेल्टा टी प्राइम से बता दिया। इज दैट कूल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। आप ध्यान से देखो तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, यहां आपके पास बचेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू। अब एक बात मुझे बताओ, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो यहाँ हीट करंट भी सेम होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ma'am. तो इसको मैं लिख दूं, अगर हीट करंट सेम होगा तो इस H1 H2 की जगह H लिख दूं, और H को मैं कॉमन लिख के ये देखो ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। बताओ सही बात है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मार्क इट एज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यही सेम ड्रिल हम इक्विवेलेंट रॉड के लिए भी करते हैं। तो देखो इक्विवेलेंट रॉड के लिए आ जाएगा H इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन RTH इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां से आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, इसके लिए कितना था? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू H RTH इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। तो बाय थर्ड एंड फोर्थ ध्यान से देखो, तो देखो ये T1 माइनस T2 का वैल्यू है, और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी हमारे पास T1 माइनस T2 का वैल्यू है, राइट? दोनों को बराबर रख दे। Yes, ma'am. जब ये आप बराबर रखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म बनकर आएगा। H से H मर गया, थोड़ा अच्छे से मारो, ठीक है। एंड यहाँ पे आया इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस।
बताओ, समझ में आया? यस बिल्कुल मैम। सीरीज जैसा आया है ना? यस मैम। ठीक है, अब हम के इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? देखो, Yes, ma'am. है ना, थर्मल रेसिस्टेंस एल बाई के ये था, तो मैंने R1 के लिए लिख दिया। अब यही चीज मैं R2 के लिए भी लिख सकती हूँ, है ना? और यही चीज हम इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं। पर ध्यान रहे, इक्विवेलेंट रॉड का लेंथ L1 प्लस L2 था, याद है ना? यस मैम। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठा के जो भी हमने इक्वेशन निकाली है उसमें रख देते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा, L1 प्लस L2 बाय दिस इज इक्वल्स टू L1 K1A प्लस L2 K2A। ठीक है, आप यहां से देखो, ए से एक मतलब तीनों जगह कॉमन है, निकाल के हटा देंगे तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा आपको। बताओ, दिख रहा है? यस मैम। सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप फिजिक्स की एक फॉर्मूला शीट बनाओ, चाहे कोई डायरी कॉपी कुछ भी बनाओ। तो आप वो लोग मेंटेन कर रहे हो वैसा कुछ? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसमें आप हेडिंग डालना कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तीन बातें लिखना। पहली बात कि हीट करंट सेम होता है, H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H1 इक्वल्स टू H2। ठीक है, दूसरी बात लिखना ये वाला टर्म कि इक्विवेलेंट थर्मल रेसिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन होता है। और तीसरी बात लिखना के इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि अभी यही सब चीजें हम पैरेलल के लिए भी पढ़ेंगे, तो आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन ना रहे। फाइन, मैम आपने थर्ड वाला कौन सा बोला? ये वाला के इक्विवेलेंट, ये ओके भी मैम। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, ये मैंने पढ़ा दिया, पिछला स्लाइड यूज करने का जरूरत नहीं पड़ा। चलो, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। इस वाले में हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट निकालना है और थीटा निकालना। ठीक है, ये रॉड दी हुई है, एक एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। के और 3 के इनका क्या क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और आपको लेंथ दी हुई है L एंड 3L। इन केस आपको फॉर्मूला याद ना हो तो मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है, सॉल्व कर दो।
कोई आंसर आया? मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैम RTH का है फॉर्मूला 2L/KA ओके ज्योति, गुड। और मैम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 2K आया है। ओके 2K सही है, एक बार मैं चेक करती हूँ। चलो एक बार सब मेरे साथ देख लो एक बार, ठीक है। R1 का वैल्यू क्या था हमारा? L/KA, ठीक है। तो यहाँ पे देखो L दे रखा है, K दे रखा है, एरिया A मान लो, ये हमको R1 आ गया। R2 निकाले हम, यस यस नहीं, 2K करेक्ट है। R2 निकाले तो 3L/3K इंटू A, 3 से 3 कैंसिल, इट इज गोइंग टू बी LKA, ठीक है। अब बस आपको मिल गया इक्विवेलेंट कितना आ गया दोनों का सम, ठीक है। अभी बात करते हैं K इक्विवेलेंट की। तो हमारे पास फॉर्मूला है L1 प्लस L2, तो L प्लस 3L 4L, ठीक है। L1/K1 L/K। एक बात बताओ, L2 और K2 दोनों तरफ 3 है तो कट जाएगा, है ना। तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास? 2L/K। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, 2K आ गया, इजी था। अब मुझे बताओ जंक्शन टेम्परेचर किसका आया? बताओ। देखो इसके लिए आपको ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। पहला टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस थीटा, और यहां आ गया L/KA। दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा माइनस 0, तो थीटा ही लिखते हैं, और यहाँ आ गया 3L/3KA। आपको पता है 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये पूरी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, बस आ गया 50 डिग्री। बोलो समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो दैट्स गुड। अब मैं आपको कल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, जिसको भी इशू हो। एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड देखो, प्रीवियस स्लाइड। दिस वन, ठीक है। यस चलो अगर एक मिनट रुको आप लोग, रुकना भी। हाँ, तो आप लोगों को किसी को कोई भी इश्यू है तो लेट मी नो, ठीक है। और अगर पिछले वाला दिक्कत था, मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने कराया था तो थोड़ा सा जल्दी करा दिया था, तो अगर उसमें कोई इश्यू हो तो मुझे वो बता दो। जिसको इश्यू है वो रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बताओ, रुक रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलो मैं वाली पीपीटी शेयर कर देती हूँ एक बार। मैम जब मटेरियल स्टेडी स्टेट में होता है तो हीट गेन क्यों नहीं करता? बेटा ये ना हर एक मटेरियल की एक लिमिट होती है ना, एक क्या बोले, मतलब एक उसकी टेंडेंसी होती है कि मैक्सिमम इतना ही कर सकता है, उसके बाद वो प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा, अपनी स्टेट चेंज कर देगा, पर एक कंडीशन में मैक्सिमम एक लिमिट तक ही वो चीजें एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नहीं करता है, फाइन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बड़ा इजीली समझ सकते हो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जाओ तो वहां पे आपने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, है ना। वहां पे भी आपने देखा होगा ना, एक ब्रेकिंग पॉइंट है, एक पॉइंट तक ही कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी एक्सपीरियंस करता है। हाँ, तो बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड विद 10 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी डेटा दिया हुआ है। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो आइस है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सबसे पहले ये -10 से 0 डिग्री पे जाएगी, है ना। तो इस बीच Yes. इसने क्या करा? चेंज इन टेम्परेचर करा।
तो बेटा चेंज इन टेम्परेचर जब भी होता है तो इस तरीके से आप क्या शो करते हो, अमाउंट ऑफ हीट, राइट। तो हमने कैलकुलेट किया कि 210 जूल एनर्जी चाहिए रहेगी -10 से 0 पे जाने के लिए। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब ये जो आइस है अपना फेस चेंज करेगी, आइस से वाटर बनेगी, ठीक है बेटा। फेस चेंज जब होता है तो हम M/L ये यूज करते हैं। तो हमने इसका यूज करा अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए, हमारे पास ये अमाउंट आ गया, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, अभी वाटर दो मिक्स हो रहे हैं, एक का टेम्परेचर 0 डिग्री है, एक का 10 है, एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। तो जो कोल्ड बॉडी है वो एनर्जी गेन करेगी, कौन सी एनर्जी गेन करेगी? जो हॉट बॉडी लूज करेगी। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है। तो वाटर को यहां से यहां आने पे इस ट्रांसफर के लिए उसने एनर्जी गेन करी, टेम्परेचर चेंज किया। बेटा चेंज इन टेम्परेचर मतलब mc इंटू डेल्टा टी, ये यूज करना है हमको, राइट? यस मैम। हमने देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करी, m का 10 इंटू सी का वैल्यू 4.2 क्योंकि वाटर बन चुका है, और चेंज इन टेम्परेचर 0 से थीटा यानी कि थीटा डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो सॉल्व करके आया 42 थीटा। बेटा ये जो सारा सम है 210 जूल प्लस 3360 जूल एंड प्लस 42 थीटा, ये अमाउंट ऑफ हीट है जो गेन हुआ है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है कि ये अमाउंट बराबर होना चाहिए अमाउंट ऑफ हीट दैट वी लूज, मतलब नॉट वी बट द हॉटर बॉडी, ठीक है ना। तो हॉटर बॉडी ने 10 डिग्री से थीटा पे आने के लिए इतना एनर्जी लूज किया होगा, mc डेल्टा टी। देखो हमने निकाल दिया ये चीज, फाइन। यस मैम। ठीक है। अब मैंने इन दोनों को बराबर रखा एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यहां से थीटा का वैल्यू निकाला। अब आप मुझे बताओ क्या न्यूमरेटर कभी नेगेटिव होगा आपका? ऐड कर लो उसे, 3360 बहुत ज्यादा बड़ी पॉजिटिव वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज, तो न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव है हमारा डिनोमिनेटर, यानी कि थीटा क्या है? नेगेटिव है। बेटा नेगेटिव थीटा क्या शो करता है? नेगेटिव टेम्परेचर क्या शो करता है? आइस, है ना। तो अब ये चीज हमें समझ में नहीं आई कि एक तरफ तो वाटर एनर्जी गेन कर रहा है, दूसरा वाला लूज कर रहा है, और कहीं थीटा पे बन रहा है वाटर। तो कैसे ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, कैसे आइस को वो शो कर रहा है? तो काफी अब्रप्ट सा आंसर आया ना हमारा, टेम्परेचर नेगेटिव होके। यस बोलो बेटा। इस बात से हमें ये पता चला कि कहीं हमने पिछले स्लाइड में कुछ तो मिसकैलकुलेट किया है। अब हमने क्या दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, जो हॉटर बॉडी हीट लॉस कर रही है वो एक स्टेप पे कर रही है ना, बस एक ही स्टेप में कर रही है, तो एक बार उसे काउंट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लॉस निकाला बाय हॉट बॉडी। और मैक्सिमम अमाउंट कब होगा? जब बॉडी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। इससे ज्यादा तो अमाउंट और लूज नहीं कर सकती ना वो, बोलो। यस मैम। Yes, तो ma'am. हमने मैक्सिमम अमाउंट निकाल दिया, m रख दिया 10, c का वैल्यू 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर 10। इसको सॉल्व करके आया 420 जूल्स, यानी कि इस प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा अमाउंट निकल सकता है वो 420 जूल है, ठीक है। अब इस 420 जूल को आप देखो तो 210 जूल तो सिर्फ आइस को -10 डिग्री से 0 डिग्री लाने में निकल गया। ये देखो, ये आया था ना 210 जूल सिर्फ -10 डिग्री से 0 डिग्री लाने में। इज दैट ओके? यस मैम। अब अगर मुझे आइस का फेस चेंज कराना है उसके लिए मुझे 3360 जूल्स एनर्जी चाहिए, उतनी तो है ही नहीं मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी आइस मेल्ट ही नहीं होगी। पिछली स्लाइड में जो हमने सॉल्व किया तो हमने क्या इमेजिन किया कि सारा अमाउंट ऑफ आइस क्या था, मेल्ट हो गया, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इज दैट ओके? यस मैम। एंटायर अमाउंट ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट। अगर ये नहीं, कोई कुछ कह रहा है क्या? एक बार मैं चैट देख लूं, एक सेकेंड। हाँ नेहा, अभी बात करते हैं, एक बार वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंटायर अमाउंट ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट। अब बेटा एक बात आप अपने दिमाग में मतलब बिल्कुल गाड़ लो, हैशटैग डाल के लिख लो कहीं पे
कि अगर मिक्सचर में आइस है तो उसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस केस में फाइनल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट ओके? यस मैम। अब मैं अगर निकालना चाहूं कि कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा, तो वो मैं निकाल सकती हूँ इस तरीके से। रिमेनिंग जो भी हमारे पास एनर्जी बची थी, 210 जूल बची थी, इज इक्वल्स टू m इंटू एल आइस, मतलब लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग बोल दो। ठीक है, तो m मुझे निकालना है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी और इसको सॉल्व करके आया 0.625 ग्राम्स, यानी कि 10 ग्राम्स में से सिर्फ 0.625 ग्राम ऑफ हीट सॉरी ऑफ आइस क्या था? मेल्ट हुआ था, बाकी सारा का सारा ऐसे ही था। इज दैट ओके नाउ? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। ठीक है, वेलकम मुकुल, वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम बेटा। अभी नेहा आप रुक जाना, आपको जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। किसी को अगर सेकंड क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा था बेटा, वो मुझे बताओ। एक मिनट में स्लाइड शेयर कर देती हूँ। शैली आपको भी डाउट है? आज का सेकंड क्वेश्चन में ओके बेटा, कौन सा वाला था सेकंड क्वेश्चन, एक बार मुझे बताना। ये वाला? चलो एक बार मैं स्लाइड शो करके दिखाती हूँ, फिर मुझे बताना विच वन। दिस वन? और नो मैम। और कौन सा सेकंड वाला था? ये वाला? ये वाला? मैम इसके पहले वाला। इससे भी ये पहले? वाला। ये वाला, हाँ जी बताओ। यस मैम, इसी की कैलकुलेशन में ओनली। हाँ जी पूछो, एक मिनट मैं मार्कर ले लूं। बताओ क्या डाउट है। मैम आपने के तो जो रखा वो समझ आ गया, बट एरिया कैसे रखा? एरिया देखो, एरिया गया स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। ओके ठीक मैम, है, आपने डेल्टा थीटा कैसे रखा? देखो एक थीटा दे रखा है हमें, ये एक थीटा दे रखा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? θ1 माइनस θ2। बेटा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड रख देंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, जितनी बार भी मैंने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन कुछ भी बताया है, उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हम पॉजिटिव रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये 100 रखा था। और कोई इशू? मैम आपने 100 इंटू 100/10 लिखा है। हाँ ये ना देखो, लेंथ भी तो है ना, ये लेंथ भी तो सेंटीमीटर में होगी ना, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। मैम ओके। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? यस मैम। नो मैम। सब नहीं? ठीक, इसका नेक्स्ट वाला समझा दो एक बार। क्या बेटा? इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा वो जो हमने वो किया था, क्या किया था? सॉरी मुझे ना गलती से वही चली गई। हाँ, अभी एक मिनट रुको, मैं एक बार से फिर से शेयर करती हूँ, बताना क्या। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन डिस्कस करना था आपको? इसके नेक्स्ट वाला। इसके नेक्स्ट वाला, ये वाला है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। क्या चीज पूछनी है बेटा? मैम इसमें आपने कैसे बताया कि देख के पता चल जाएगा? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड। हाँ मैंने ऐसे बोला था, देखो हमने ये पढ़ा था ना कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली। अगर फॉर्मूले वाइज देखो, एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको फॉर्मूला। ये ऐसा था ना? यस मैम। ठीक है, अभी बात बताओ मुझे, यहाँ पे लेंथ 4 टाइम्स हुई ना?
तो नीचे 4 का फैक्टर आया होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ट्वाइस हुआ, यानी कि यहाँ 2 का फैक्टर आया। ठीक बात। अगर आप इसे कट करते हो तो क्या आएगा, 1/2 का फैक्टर आएगा ना, यानी कि पिछले केस में अगर Q अमाउंट ऑफ हीट जा रहा होगा, इस एंड पे पहुंच रहा होगा, तो इस केस में Q/2 जाएगा, आधा हो गया ना। यस मैम। तो जब ये अमाउंट आधा हो गया तो यहाँ पे जितना भी मास मेल्ट हुआ होगा आइस का, वो कम होगा ना पहले वाले केस में। अगर वो कम होगा तो m1/m2 का रेशियो, ये 4 और 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि फर्स्ट वाला मास ज्यादा है, सेकंड वाला कम है, वो सेकंड वाला ज्यादा है, फर्स्ट वाला कम है। ये नहीं हो सकता ना, 1:4 का मतलब ये तो है। तो आप यहाँ पे अगर पुट कर दो तो ये क्या दिखा रहा है कि जो दूसरा मास है वो 4 टाइम्स है फर्स्ट वाले मास के, पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट कम गया है। बोलो। यस मैम। ठीक है, बस ये बताया था मैंने कि ये चीज आप देखकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही आप इन 2 ऑप्शन को हटा सकते हो। और कोई इश्यू बेटा? नो मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास अगर कोई इश्यू नहीं है तो।